हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शिप्रा वर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्राइडेंट एजुकेशन में। जैसा कि आप सभी वीडियो के थंबनेल को देख रहे होंगे, आज मैं भारतीय शासन एवं राजनीति, देखिए पॉलिटिकल साइंस और सिविक्स में कई सेक्शंस हैं, ठीक है। उन सभी सेक्शंस से आपको तैयारी करनी बहुत ज़रूरी है। देखा जाए तो 10 सेक्शन हैं, तो उन 10 सेक्शन से क्वेश्चन आएंगे आपके एग्ज़ाम में, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो, चाहे वो जीआईसी लेक्चरर का एग्ज़ाम हो, चाहे वो पीजीटी का एग्ज़ाम हो, टीजीटी का एग्ज़ाम हो या फिर नेट का एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो इन 10 सेक्शन से क्वेश्चन आएंगे। तो इसी क्रम में आज भारतीय शासन एवं राजनीति से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। अगर वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक ज़रूर से करिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और पहला क्वेश्चन है आपके सामने। तो राष्ट्रीय आंदोलन एवं संवैधानिक विकास, इससे रिलेटेड आज हम क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर तथा आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजा राजमोहन राय, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। ये क्वेश्चन यूपी जीआईसी प्रवक्ता 2009 में पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर तथा आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है, आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए राजा राजमोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता तथा भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा जाता है। इन्हें अतीत और भविष्य के मध्य सेतु के रूप से भी जाना जाता है, के नाम से भी जाना जाता है। और भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत के पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युग दूत भी कहा गया है। तो भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर तथा आधुनिक भारत के पिता के नाम से विभूषित थे राजा राम मोहन राय, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये जो प्रैक्टिस सेट मैं जितने भी अपने चैनल पे करवा रही हूँ वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस कर रही हूँ। तो इसे टेस्ट के फॉर्म में लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर भी मुझे बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने अपने लेखन के माध्यम से स्वराज की मांग उठाई थी? ये क्वेश्चन यूपी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2009 में पूछा गया है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती। देखिए, आप अपने सुझाव भी मुझे दे सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, वीडियो प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगी और अंत तक देखिएगा वीडियो बिना स्किप किए बिना, और मुझे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर भी बता दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती। देखिए, सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने ही सबसे पहले विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी को अपनाने पर बल दिया था और ये सभी विचार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के मुख्य अंग बने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस आधार पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वोच्चता को निर्धारित करने का विरोध किया? निम्नलिखित में से किस आधार पर दयानंद सरस्वती ने सर्वोच्चता को निर्धारित करने का विरोध किया? ये क्वेश्चन यूपी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2009 में पूछा गया है। आपके ऑप्शन ए कार्य, ऑप्शन बी जन्म, ऑप्शन सी गतिविधि और ऑप्शन डी मनोविज्ञान। किस आधार पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वोच्चता को निर्धारित करने का विरोध किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी जन्म। देखिए, दयानंद सरस्वती, जिनका कि ये बचपन में नाम था मूलशंकर, ने 7 अप्रैल 1875 को बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। तो ये फैक्ट भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1875 में। और कहाँ पर हुई थी? बम्बई में। जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। और जन्म के आधार पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वोच्चता को निर्धारित करने का विरोध किया था। तो ये सभी फैक्ट्स जो मैं आपके सामने डिस्कस करती हूँ, चाहे तो आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? आपके ऑप्शन ए बी डी सावरकर, ऑप्शन बी आर सी मजूमदार, ऑप्शन सी बिपिन चंद्र, ऑप्शन डी सर जॉन रॉलेंस। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए बी डी सावरकर। बी डी सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इस विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी और उन्होंने इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई भी कहा था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए बी डी सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को सत्ता विदेश साम्राज्य को हस्तांतरित कर दी गई? किस कानून के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित कर दी गई? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1861, ऑप्शन सी रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876, ऑप्शन डी इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892। किस कानून के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित कर दी गई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित कर दी गई। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित कर दिया गया और गवर्नर जनरल के पदनाम को बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि किस अधिनियम के बाद गवर्नर जनरल के पदनाम को बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावरकर जुड़े थे ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, ऑप्शन बी स्वतंत्र लेबर पार्टी से, ऑप्शन सी हिंदू महासभा से, ऑप्शन डी कोई नहीं। सावरकर जुड़े थे, ये देखिए हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2014 में पूछा गया है। सावरकर किससे जुड़े थे? तो आप इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हिंदू महासभा से। देखिए, इनका पूरा नाम था विनायक दामोदर सावरकर और ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रखर राष्ट्रवादी नेता थे। हिंदू राष्ट्र की राजनीतिक विचारधारा को विकसित करने का बहुत बड़ा श्रेय सावरकर को जाता है और सावरकर हिंदू महासभा के अग्रणी नेता थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी हिंदू महासभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जब वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? आपके ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड मेकाले, ऑप्शन सी लॉर्ड इरविन, ऑप्शन डी लॉर्ड लिटन। ये क्वेश्चन 46वें यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2015 में पूछा गया है। जब वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित किया गया तो भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? रजिस्ट्रेशन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लॉर्ड लिटन। देखिए, जब लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट अथवा देसी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया था और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दे दी। लेकिन जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट था वो 1878 में लॉर्ड रिटन के कार्यकाल में, जो कि उनका कार्यकाल था 1876 से 1880 ईस्वी में पारित हुआ था। तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पूछा रहा है कि कब पारित हुआ था? 1878 में लॉर्ड रिटन के द्वारा। और इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता था। तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता था। तो ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि किसे मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा जाता था? तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता था। जितने फैक्ट्स डिस्कस करें के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसे अंत तक वीडियो को देखिएगा क्योंकि एक ही क्वेश्चन में आपके बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका काल भारतीय राष्ट्रवाद का बीजांकुरण काल कहा जाता है? आपके ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन और ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। किसका काल भारतीय राष्ट्रवाद का बीजांकुरण का काल कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन। देखिए, लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 तक इन्होंने शासन किया था। इनकी दमनकारी नीतियों ने भारतीयों को राष्ट्रीयकरण के लिए एकजुट होने के लिए प्रोत्साहित किया। ICS के लिए लिटन ने भारतीयों के लिए न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया, जो भारतीयों की मांग की विपरीत थी। 1878 ईस्वी के वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट एवं 1878 ईस्वी के शासन अधिनियम से भारतीयों के दमन को प्रभावित किया लॉर्ड लिटन ने। इन सभी कृत्यों ने भारतीयों को अंग्रेजी शासन के खिलाफ एकजुट किया, इसलिए लिटन के कार्यकाल को भारतीय राष्ट्रवाद के बीजांकुरण का काल के रूप में वर्णित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन सूची मिलान का है। एक तरफ महत्वपूर्ण नारे दिए गए और दूसरी तरफ उन नारे को देने वाले नेता के नाम लिखे गए हैं। आपको कूट की सहायता से अपना आंसर चूज करना है। ठीक है,
तो ए में है वेदों की ओर लौटो, उसके सामने सुभाष चंद्र बोस। बी में है दिल्ली चलो, उसके सामने दयानंद सरस्वती। ऑप्शन सी में है करो या न मरो, उसके सामने भगत सिंह। और डी में है इंकलाब जिंदाबाद, उसके सामने है महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग चाहे तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। देखिए, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने, दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने, और इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्वाचित प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? आपके ऑप्शन ए एओ ह्यूम, ऑप्शन बी जॉर्ज यूले, ऑप्शन सी अल्फ्रेड वेब और ऑप्शन डी एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्वाचित प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे और इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चतुर्थ अधिवेशन जो कि 1888 ईस्वी में हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जॉर्ज यूले। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथियों का विश्वास था। ऑप्शन ए शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीके में, ऑप्शन बी पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति में, ऑप्शन सी स्वराज के लिए चरमपंथी तरीके से, ऑप्शन डी सरकारी सेवाओं के बहिष्कार से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथियों का विश्वास किसमें था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीके में। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो नरम दल के नेता थे, इन्होंने आंदोलन में जो प्रमुख पद्धति अपनाई थी उसे राज्य वामबद्ध आंदोलन कहा जाता था, अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता को उत्पन्न करना। और इन्होंने शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीके का प्रयोग किया था अपने इन मांगों को पूरा करने के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को औपनिवेशिक स्टेटस दिए जाने की मांग किसने की थी? आपके ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी शहीद भगत सिंह, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आज़ाद और ऑप्शन डी रास बिहारी बोस। भारत को औपनिवेशिक स्टेटस दिए जाने की मांग किसने की थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी ने। देखिए, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रथम भारतीय थे जो 1892 ईस्वी में उदारवादी दल की ओर से फिन्सबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे। अपने प्रवास के दौरान उन्होंने अंग्रेजों को भारतीयों की समस्याओं से अवगत कराने के उद्देश्य से लंदन इंडियन सोसाइटी तथा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक संस्थाएं स्थापित की थी। तो लंदन इंडिया सोसाइटी 1865 में स्थापित की थी इन्होंने, और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी 1866 में। दादा भाई नौरोजी तथा अन्य नरम दल के नेता ब्रिटिश शासन के अधीन स्वायत्तता की मांग करते रहे। तो ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने औपनिवेशिक स्टेटस दिए जाने की मांग की थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वक्तव्य से बाल गंगाधर तिलक संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है वह नरमपंथियों के उद्देश्य एवं तरीकों से प्रसन्न थे, ऑप्शन बी नरमपंथियों के उद्देश्य एवं तरीकों से प्रसन्न नहीं थे, ऑप्शन सी है लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक तरीकों एवं हिंसा में विश्वास रखते थे, ऑप्शन डी है उन्होंने मराठी में केसरी तथा अंग्रेजी में मराठा नाम के 2 साप्ताहिक पत्रों को आरंभ किया। तो आपको ये बताना है कि इन चारों कथनों में से कौन सा कथन बाल गंगाधर तिलक जी से संबंध नहीं रखता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, वह नरमपंथियों के उद्देश्य एवं तरीकों से प्रसन्न थे। बिल्कुल नहीं, ये नरमपंथियों के उद्देश्य एवं तरीकों से प्रसन्न नहीं थे, इसीलिए इन्होंने ये गर्मपंथी दल की स्थापना की थी। कांग्रेस नेतृत्व की आवेदन निवेदन की नीति की असफलता ने देश के अंदर और खुद कांग्रेस के अंदर असंतोष पैदा कर दिया था, और ब्रिटिश सरकार द्वारा लगातार कांग्रेस की प्रति अपनाई जाने वाली उपेक्षापूर्ण नीति ने कांग्रेस के युवा नेताओं जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल के अंदर से आंदोलित किया, और ये बिल्कुल प्रसन्न नहीं थे नरमपंथियों के उद्देश्य एवं तरीकों से। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित उदारवादी नेताओं में से किसे चांदी की बाड़ी वाला वक्ता कहा गया था? आपके ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय और ऑप्शन डी एम.जी. रानाडे। निम्नलिखित उदारवादी नेताओं में से किसी चांदी की बाड़ी वाला वक्ता कहा गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी नेताओं में अग्रिम पंक्ति के नेता थे और गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। इन्हें चांदी की बाड़ी वाला वक्ता भी कहा जाता था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
गांधी जी द्वारा किसको अपना राजनीतिक गुरु माना गया था? आपके ऑप्शन आपसे हैं बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी एमजी रानाडे, ऑप्शन डी CR दास। गांधी जी द्वारा किसको अपना राजनीतिक गुरु माना गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए गोखले जो थे अपने राजनीतिक दर्शन में सच्चे उदारवादी थे। वह स्वभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार राजनीतिक उत्तेजना के बवंडरों में नहीं हो सकता था, बल्कि वह साध्य और साधन दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। गोखले के इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी ने इन्हें अपना राजनीतिक गुरु बना लिया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गोपाल कृष्ण गोखले किस वर्ष अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने थे? आपके ऑप्शन ए 1897, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1907 और ऑप्शन डी 1912। गोपाल कृष्ण गोखले किस वर्ष अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले वर्ष 1905 में बनारस अधिवेशन में अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। आपके ऑप्शन है 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में, ऑप्शन बी 1907 में कांग्रेस के विभाजन के उपरांत, ऑप्शन सी लखनऊ अधिवेशन के उपरांत और ऑप्शन डी राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का प्रवेश चिन्हित करने के लिए। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने का उद्देश्य क्या था? बेसिकली इसमें ये पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए राष्ट्रीय 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में। देखिए कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की थी, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ और स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्र करने के उद्देश्य से अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की थी। तो ये फैक्ट भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने की थी? अश्विनी कुमार दत्त ने। तिलक, लाला लाजपत राय तथा अरविंद घोष ने पूरे देश में स्वदेशी एवं बहिष्कार का प्रचार किया था बंगाल विभाजन के विरोध में। बंगाल विभाजन के समय कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया था? देखिए वही क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछ लिया गया है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए खिलाफत, ऑप्शन बी असहयोग, ऑप्शन सी स्वदेशी, ऑप्शन डी सविनय अवज्ञा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी स्वदेशी आंदोलन। इसके बारे में मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में सब फैक्ट्स डिस्कस किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी स्वदेशी। बंगाल विभाजन का वास्तविक उद्देश्य क्या था? आपसे ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए भारत के विभिन्न राष्ट्रवादियों के मध्य विभाजन, ऑप्शन ए बंगाल में बढ़ती हुई राष्ट्रीयता की भावना को रोकना, ऑप्शन सी सुशासन के हित में एक अलग प्रशासकीय इकाई की स्थापना करना, ऑप्शन ए मुसलमानों के बृहद बहुमत को संतुष्ट करना। बंगाल विभाजन का वास्तविक उद्देश्य क्या था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी बंगाल में बढ़ती हुई राष्ट्रीयता की भावना को रोकना, ये बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य था। देखिए ऊपरी तौर पर अगर कहा जाए तो ब्रिटिश सरकार ने इसका उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा बताया था, लेकिन वास्तविकता ये थी कि बंगाल विभाजन मुख्यतः बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए किया गया था। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के अनुसार अंग्रेजी हुकूमत का यह प्रयास कलकत्ता को सिंहासनाच्युत करना तथा बंगाली आबादी का बंटवारा था। एक ऐसे केंद्र को समाप्त करना था जहां से बंगाल एवं पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का संचालन होता था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है सन 1909 के एक्ट को दूसरे किस नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन ए राज्यसभा सुधार बिल, ऑप्शन बी मार्ले मिंटो सुधार, ऑप्शन सी होम रूल बिल और ऑप्शन डी मॉन्टेग्यू बिल। 1909 के एक्ट को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी मार्ले मिंटो सुधार। देखिए नवंबर 1906 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया और जॉन मार्ले को भारत का राज्य सचिव नियुक्त किया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो भारत के सेक्रेटरी जॉन मार्ले के विचारों से सहमत थे। इनके द्वारा किए गए सुधारों को इसलिए मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। से पूछा जा रहा है कि बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया? आपके ऑप्शन ए 1909 में, ऑप्शन बी 1910 में, ऑप्शन सी 1911 में, ऑप्शन डी 1912 में। बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी 1911 में। देखिए दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के भारत आगमन पर इनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया था
और दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की गई। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से संबंधित था? आपके ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन डी एमजी रानाडे। कौन होम रूल आंदोलन से संबंधित था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी लोकमान्य तिलक। देखिए 28 अप्रैल 1916 को तिलक ने पूना में होम रूल लीग की स्थापना की। इसके प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बापिस्टा एवं सचिव एनसी केलकर थे। तिलक द्वारा लीग के कमेटी के सदस्यों में GR खापार्डे, BS मुंजे तथा RP करोंकर चुने गए। तिलक द्वारा स्थापित लीग का प्रभाव कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत एवं बरार तक फैला हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आपके ऑप्शन ए श्रीमती सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी श्रीमती एनी बेसेंट, ऑप्शन सी श्रीमती कमला नेहरू, ऑप्शन डी श्रीमती इंदिरा गांधी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी श्रीमती एनी बेसेंट। देखिए दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी अगर पूछा जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी तो उसका वहाँ पे आंसर हो जाएगा श्रीमती सरोजिनी नायडू। तो ये दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप लोग इन ध्यान से पढ़ा करिए क्वेश्चन, तब उसका आंसर दिया करिए। ठीक है, तो श्रीमती एनी बेसेंट आंग्ल आयरलैंड की थी और ये 1907 से 1933 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान रही। 1916 ईस्वी में होम रूल लीग का गठन किया गया तथा 1917 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट बनी। 1925 ईस्वी में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन में श्रीमती सरोजिनी नायडू को प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष चुना गया। इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 25। भारत में महात्मा गांधी को जन आंदोलन का प्रथम अनुभव कब हुआ था? आपके ऑप्शन ए चंपारण में, ऑप्शन बी बारडोली में, ऑप्शन सी चौरा चौरी में और ऑप्शन डी डांडी में। भारत में महात्मा गांधी को जन आंदोलन का प्रथम अनुभव कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए चंपारण में। देखिए महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत बिहार के चंपारण से की थी और चंपारण में किसानों को 1 बीघा जमीन के 3/20 भाग में नील की खेती हेतु अंग्रेजों द्वारा बाध्य किया जाता था। इसे 3 कटिया पद्धति कहते थे। तो इसे ही समाप्त करने हेतु महात्मा गांधी ने इस जन आंदोलन का शुरुआत किया था और ये इनका पहला अनुभव था किसी जन आंदोलन को संचालित करने का। तो डियर स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ आपको आज का प्रैक्टिस सेट भी पसंद आया होगा। आप लोग मुझे अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में, ताकि अधिक से अधिक नीडफुल स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुँच सके। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर को ऑल की नोटिफिकेशन पर सेट कर दीजिएगा, ऑल की सेटिंग पर सेट कर दीजिएगा, ताकि मैं जितने भी वीडियो बनाऊँ चैनल पर उनका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और आप इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे अपना सुझाव भी आप दे सकते हैं। तो इसी तरह के अन्य प्रैक्टिस सेट के साथ आपके सामने फिर से प्रस्तुत होती हूँ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।